हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर की क्लास है उसमें हम देखेंगे कि लोड फैक्टर और शेप फैक्टर में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और शेप फैक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किसी भी रेक्टेंगुलर बीम के लिए अगर हम शेप फैक्टर की कैलकुलेशन करें तो वो किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो शेप फैक्टर होता है वो किस तरीके से होता है। तो शेप फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला लिखें, वी कैन डिफाइन ए शेप फैक्टर। तो जो शेप फैक्टर का फॉर्मूला होता है, शेप फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है किस किस का रेशो होता है, वो होता है प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। शेप फैक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो किस शेप फैक्टर को जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं रेशो ऑफ द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड शेप फैक्टर। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो शेप फैक्टर को हम जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं गामा से, और प्लास्टिक मूवमेंट को एम पी से और इलास्टिक मूवमेंट को एम ई से। तो इसको हम बोलते हैं शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर में अब हम किस तरीके से किसी भी रेक्टेंगुलर बीम के लिए शेप फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ b है और हाइट h है, तो उसके लिए हम प्लास्टिक मूवमेंट और इलास्टिक मूवमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर बीम ले लेता हूं इस तरीके से, और इस रेक्टेंगुलर बीम के न्यूट्रल एक्सिस पे इस तरीके से हम न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने जो देखा था कि प्लास्टिक के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन देखे थे, तो प्लास्टिक मूवमेंट के अंदर जो इसका डिफॉर्म शेप बनती है यील्ड स्ट्रेस के लिए, वो किस तरीके से बनती है, वो इस तरीके से बनती है। वो शेप जो बनती है वो इस तरीके से बनती है। तो प्लास्टिक के लिए जब हमने प्रॉपर्टीज में देखा था तो हमने देखा था कि इलास्टिक सेक्शन के लिए, प्लास्टिक सेक्शन के लिए जो शेप बनती है वो रेक्टेंगुलर शेप बनती है, और वो इस तरीके से दो रेक्टेंगुलर बनते हैं। तो ये कहां तक पहुंचता है ये भी मैंने आपको बताया था, यील्ड स्ट्रेस तक। तो इसको लिखते हैं एफ वाई और इसको भी क्या लिखते हैं, एफ वाई। ठीक है, ये जो टोटल हाइट है इसकी, ये जो टोटल हाइट है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, h से, और जो ये विड्थ है इसको डिनोट करते हैं किससे, b से, b विड्थ से। और जो ये क्रॉस सेक्शन इसका बना है, जो फेलियर बना है ये, इसको हम जो डिनोट करते हैं ये डिनोट करते हैं h/2 से, और ये भी कितना होगा, ये भी हमारा होगा h/2। अब इसमें जो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स लगेंगे, जो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स लगेंगे वो किस तरीके से लगेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये h/2 इधर ना लिख के हम ये h/2 इधर डिनोट कर देते हैं, ये है h/2 और ये भी है h/2। तो जो कंप्रेशन फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इस साइड से Fc कंप्रेशन, और इधर जो लगेगा उसको बोल देंगे हम Ft टेंशन। तो कंप्रेशन और टेंशन को जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो बोथ साइड से, ताकि ये बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे तो ये जो Fc लगेगा, ये जो हाइट होगी यहां से लेके यहां तक की, इसको हम लिख देंगे h/4। और कंप्रेशन और टेंशन के बीच में ये जो लेंथ रहेगी इसको हम लिख देंगे L ऑफ लेंथ इन प्लास्टिक सेक्शन। किससे डिनोट करेंगे, L P से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि जो भी कंप्रेशन में होगा, फोर्स इन कंप्रेशन
फोर्स इन कंप्रेशन बराबर होगा फोर्स इन टेंशन के। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जायज है। और फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यील्ड स्ट्रेस हमारे पास क्या है, एफ वाई इंटू एरिया। एफ वाई इंटू एरिया लिखेंगे। अब एफ वाई इंटू एरिया लिखेंगे तो एफ वाई इंटू ये जो एरिया होगा वो क्या होगा इसका, b इंटू एच बाई टू। तो b एच बाई टू। एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बी इंटू सॉरी बी एच बाई टू। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, इस एल पी की बात करूं, अगर मैं इस एल पी की बात करूं तो ये एल पी क्या होगी, एच बाई फोर ये और एच बाई फोर ये, तो ट्वाइस ऑफ एच बाई फोर। तो ये क्या होगी, ट्वाइस ऑफ एच बाई फोर, यही होगी। ट्वाइस ऑफ एच बाई फोर करेंगे तो इस एल पी की लेंथ इन प्लास्टिक सेक्शन की वैल्यू आएगी कितनी, वो आएगी एच बाई टू। एच बाई टू आ जाएगी। अगर मैं एम पी की बात करूं प्लास्टिक मूवमेंट की, तो प्लास्टिक मूवमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, एम पी इक्वल टू होगा एफ वाई इंटू लेंथ इन प्लास्टिक, फोर्स इंटू लेंथ। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू लेंथ। तो फोर्स हमारे पास कितना है, फोर्स तो हमारे पास है कितना, कंप्रेशन में या टेंशन में जो हमने फोर्स निकाला है वो कितना है, बी एच एच बाई सॉरी बी एफ बाई बी एच बाई टू, ये है हमारे पास फोर्स। तो फोर्स तो हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स तो ये रहा एफ वाई इंटू बी एच बाई टू, और लेंथ कितनी है एच बाई टू। तो यहां से अगर वैल्यू पुट करें, यहां से अगर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी एफ वाई इंटू बी एच बाई टू इंटू एच बाई टू, ये होंगी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी एम पी की, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो आएगी एफ वाई इंटू बी एच स्क्वायर बाई फोर। ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ वाई इंटू बी एच स्क्वायर बाई फोर। ये जो बी एच स्क्वायर बाई फोर है, ये जो बी एच स्क्वायर बाई फोर है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिक मॉड्यूलस, और इसको इंडिकेट करते हैं जेड से। तो हमारे पास ये जो बी एच स्क्वायर बाई फोर है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मॉड्यूलस, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। किससे प्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो हम प्लास्टिक मॉड्यूलस बी एच स्क्वायर बाई फोर है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, और इसको हम क्या लिखते हैं, प्लास्टिक मॉड्यूलस लिखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। अब सेकंड चीज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से शो करेंगे, तो इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वही फोर्स इन कंप्रेशन और टेंशन में करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगुलर फेलियर है इलास्टिक के लिए, वो हमारी प्रॉपर्टीज क्या थी। तो ये कोई एक रेक्टेंगुलर है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो हमने देखा था इलास्टिक के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। अगर ट्रायंगुलर बन रहा है ये तो, और वही इसकी बी और एच है, ये है बी और ये है इसकी हाइट कितनी, एच, ठीक है, और ये एच बाई टू, न्यूट्रल एक्सिस एच बाई टू से जाएगा। फोर्स इन कंप्रेशन और फोर्स इन टेंशन अब हमें देखना है। तो यहां से तो लगेगा, ये तो लगेगा क्या, फोर्स इन कंप्रेशन, और यहां से लगेगा क्या, फोर्स इन टेंशन। टेंशन और कंप्रेशन में इक्विलिब्रियम पे करने होंगे, और जो हाइट होगी कंप्रेशन की, फोर्स जो कंप्रेशन लग रहा है ये लगेगा इस ट्रायंगल के 2h/3 पे, 2h/3 पे। ये कितने पे लगेगा, ये यहां से लगेगा कितने पे, 2h/3 और h/2 पे, क्योंकि हाइट कितनी है इसकी, हाइट है h/2।
ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, ये है h/2। h/2 के सेंटर पे लगेगा तो h/2 के इस टोटल h के कितने पे लगेगा, 3/2 पे, 2/3 पे, सॉरी 2/3 पे लगेगा। अब जो लेंथ होगी इलास्टिक लेंथ वो कहां से लेके कहां तक होगी, वो होगी यहां से लेके यहां तक की। ये जो लेंथ होगी ये लेंथ होगी क्या, लेंथ ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक लेंथ को शो करेगी ये। तो अब हमें जो निकालना है वही चीज क्या, कि कंप्रेशन और टेंशन में जो फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एफ टी। कंप्रेशन और टेंशन में फोर्स बराबर होंगे, और अगर कंप्रेशन और टेंशन में फोर्स को बराबर करता हूं तो कंप्रेशन में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 1/2, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू एफ वाई इंटू h/2 और विड्थ क्या है b, तो b इंटू एफ वाई इंटू h/2 ये आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ वाई h/4, एफ वाई bh/4, सॉरी ये आएगी bh/4। ये जो हमारी फोर्स की जो वैल्यू आएगी कंप्रेशन और टेंशन में वो कितनी आएगी, एफ वाई bh/4, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लेंथ की कैलकुलेशन कर लेंगे एल ई। तो हमारी जो एल ई होगी वो एल ई क्या होगी, 2/3 h/2 इधर से, 2/3 h/2 इधर से, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2/3 h/2। तो ये जो लेंथ आएगी वो लेंथ आ जाएगी, टोटल एल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 h। एल ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3 h, ये वैल्यू आ जाएगी एल ई की। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है ही पहले से ही, तो हम मूवमेंट, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे एम ई, अगर मैं एम ई की कैलकुलेशन करता हूं तो वो क्या होगी, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स कितनी है मेरे पास, फोर्स है एफ वाई bh/4, फोर्स है एफ वाई bh/4, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एल से, 2/3 h, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो यहां से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ वाई इज इक्वल टू, सॉरी एम ई इज इक्वल टू एफ वाई ब्रैकेट यहां से क्या आ जाएगा, bh²/6, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास, मूवमेंट ऑफ, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये जो b²h/6 है इसको जो हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम क्या, द इलास्टिक मॉड्यूलस, इसको हम लिखते हैं क्या, इलास्टिक मॉड्यूलस। और इलास्टिक मॉड्यूलस को हम प्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। तो हम यहाँ पर प्लास्टिक मॉड्यूलस को तो किससे प्रेजेंट करते हैं, जेड से, और इलास्टिक मॉड्यूलस को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एस से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर बीम के लिए हम किस तरीके से प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी वैल्यू मिल गई और इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी वैल्यू मिल गई, तो अब मैं जो शेप फैक्टर है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखिए, अब देखिए जो शेप फैक्टर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि शेप फैक्टर गामा बराबर क्या होता है, एम पी प्लास्टिक मूवमेंट अपॉन इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही बताया था। तो देखो अगर मैं एम पी की वैल्यू रखूं, एम पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ वाई bh²/4 अपॉन एफ वाई bh²/6, यही है वैल्यू। तो ये देखो एफ वाई से तो एफ वाई कट गया, केवल क्या बचा, bh²/4 अपॉन bh²/6, ये बचा। इस bh²/4 को मैं क्या बोल रहा था, इस bh²/4 को मैं बोल रहा था जेड,
और इस BH²/6 को क्या मैं बोल रहा था, S। तो अगर मैं सेक्शन मॉड्यूलस की बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला होगा शेप फैक्टर का, वो हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, MP/ME, या फिर हम लिख सकते हैं Z/S। Z क्या है, प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, और S क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। तो यहां से जो वैल्यू आएगी शेप फैक्टर की रेक्टेंगुलर के लिए, तो हम लिख देते हैं रेक्टेंगुलर के लिए जो शेप फैक्टर आएगा, जो शेप फैक्टर की वैल्यू आएगी किसकी, गामा की, वो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी, तो इस BH² से ये सब कट के 4/6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 आएगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर शेप फैक्टर की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास कितनी आती है, 1.5 आती है। इसी तरीके से कुछ और हैं जिनके लिए हमें वैल्यू देखनी पड़ती है शेप फैक्टर की, मैं आपको बताता हूँ वो कुछ और कौन कौन सी शेप हैं जिनको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। वो है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने देख लिया। अगर हम किसी भी आई सेक्शन के लिए देखें, मैं बात कर रहा हूं किसकी, शेप फैक्टर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेप फैक्टर्स की, किसके लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो अगर हम आई सेक्शन के लिए देखें, अगर हम किसी भी आई सेक्शन की बात करें, तो आई सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर होता है वो होता है 1.15। ये हमने देख ही लिया रेक्टेंगुलर के लिए, इसको भी लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए जो हमने शेप फैक्टर देखा उसकी वैल्यू आई 1.5। तीसरा, अगर मैं किसी सर्कल के लिए देखूं तो उसको हम लिखते हैं 1.7। अगर हम किसी हेक्सागोनल शेप के लिए देखें तो वो कितनी होगी, अगर हम किसी भी हेक्सागोनल शेप के लिए देखें, इसके लिए अगर हम शेप फैक्टर की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू कितनी होगी, 2.0। तो इस तरीके से हम कुछ ये जो वैल्यूज हैं इनको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर के लिए पूछे तो हम इस तरीके से ड्राइव करके समझ सकते हैं कि किस तरह हमारी शेप फैक्टर की वैल्यू आती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था शेप फैक्टर, इसमें हमने देखा कि हम शेप फैक्टर की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, कि शेप फैक्टर हमारा होता क्या है। तो मेनली जो हमारा शेप फैक्टर होता है उसको अगर हमें डिफाइन करना है तो वो डिफाइन होता है प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जेड है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक मॉड्यूलस एंड इसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। तो हम दूसरे वर्ड्स में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉड्यूलस टू इलास्टिक मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज शेप फैक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा शेप फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है शेप फैक्टर की, क्या क्या सिग्निफिकेंस है ऑफ शेप फैक्टर, तो हम उनकी बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ शेप फैक्टर क्या क्या है। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ शेप फैक्टर। सिग्निफिकेंस ऑफ शेप फैक्टर क्या क्या होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ शेप फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ, इट गिव्स, पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ, एन इंडिकेशन ऑफ रिजर्व indication of reserve capacity of a section from yielding, capacity of a section from
from capacity of a section from yielding at extreme fiber at extreme fiber to full plastic to full plastic। ये क्या देता है हमें? इंडिकेशन देता है रिजर्व कैपेसिटी की सेक्शन की कि एक्सट्रीम फाइबर पे उसकी यील्डिंग कितनी होगी। अगर हमें इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा हो तो हम प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ए सेक्शन विद हायर शेप फैक्टर a section with higher shape factor, एक कोई भी सेक्शन है जिसका शेप फैक्टर क्या है? हाई है, वो हमें क्या देगा? गिव्स ए लॉन्गर वार्निंग gives a longer warning before collapse। अगर किसी भी सेक्शन की शेप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो वो हमें ज्यादा वार्निंग देगा कोलैप्स होने से पहले। ए सेक्शन विद हायर शेप फैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट, a section with higher shape factor, is more ductile and gives higher deflection, ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। कब देगा? एट स्टेज ऑफ कोलैप्स। देखो, अगर ज्यादा वार्निंग देगा तो मतलब ज्यादा डक्टाइल है, और ज्यादा डक्टाइल है मतलब हायर डिफ्लेक्शन देगा। ग्रेटर इज द शेप फैक्टर वैल्यू, जितनी ज्यादा शेप फैक्टर की वैल्यू होगी तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर इज द शेप फैक्टर वैल्यू, जितनी ज्यादा शेप फैक्टर की वैल्यू होगी, ग्रेटर इज कोलैप्स लोड फैक्टर। आगे हम पढ़ेंगे कोलैप्स लोड फैक्टर क्या होता है। ग्रेटर इज द कोलैप्स लोड फैक्टर, और कोलैप्स लोड फैक्टर को लैम्बडा सी से इंडिकेट करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ शेप फैक्टर हमने देखे किस तरीके से होते हैं। इंडिकेशन देता है रिजर्व कैपेसिटी का यील्डिंग पे, एक्सट्रीम फाइबर पे। जितनी ज्यादा शेप फैक्टर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वार्निंग देगा कोलैप्स, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, और जितना ज्यादा शेप फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज collapse load factor and how we can define it and how we derive the formula of collapse load. Thank you so much.